हेलो फ्रेंड्स, अपन पिछली बार बात कर रहे थे जो है सॉइल्स के ऊपर और सॉइल क्लासिफिकेशन के ऊपर, वो रह गया था। आज अपन लोग बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड में एग्रीकल्चर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि वो कितने टाइप का है, इसको कैसे डिवाइड किया गया है। तो इसमें बहुत सारे कृषि जो भूगोल के विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने जो है प्रस्तुत किए हैं वर्गीकरण। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सबसे सुटेबल जो वर्गीकरण है इसमें वो डॉक्टर डी विटलसी जिन्होंने दिया है, और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पूरे विश्व को कुछ आधार के ऊपर आकर के और पूरे कृषि को जो है वो 13 भागों में विभाजित किया है। तो पूरे विश्व में 13 प्रकार की जो कृषि है वो किस प्रकार से है, आज अपन उनको थोड़ा सा चर्चा में कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब भी बात करेंगे अपन तब उसको देखेंगे कि वो कौन कौन से अपने स्तर के ऊपर है और उसको किस तरीके से लिया जा सकता है। तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ बेसिस थे, जैसे मानव और पशु श्रम के आधार पर या दूसरी चीज़ों पर जो लिया है। तो इन 13 को डिवाइड करने में इसमें पूरे विश्व में जितने प्रकार की जो कृषि है वो सम्मिलित हो जाती है। अगर हम देखें, इसको शुरू करें तो पहला आता है प्राथमिक कृषि या प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, और इसके 2 भाग उन्होंने बताए हैं। पहला भाग जो है रूडिमेंटल सेडेंटरी एग्रीकल्चर है और दूसरा जो है वो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्थानांतरणशील कृषि। रूडिमेंटल एग्रीकल्चर जो है वो आदिम पुरातन पंथी कृषि है, जिस कृषि से ज़्यादातर आज भी दुनिया का वो समाज जो आदिवासी समाज के रूप में रह रहा है, विश्व के कई प्रदेशों में कई भागों में इस तरह की कृषि का उपयोग किया जाता है। और ज़्यादातर इसका जो अभी अगर हम देखने को देख सकते हैं तो वो है अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्रों में, जहाँ पर मसाई जो जनजाति है अफ्रीका की, वो इस कृषि से संबंधित है। और ऐसी कृषि में केवल जो है ज़मीन को खोद के और बीज डाल दिए जाते हैं और वो प्राकृतिक वर्षा के आधार पर उग जाते हैं। वहाँ किसी प्रकार का कोई जो है अन्य साधन इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी प्रकार इसमें जो है कोई श्रम की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। प्राकृतिक तरीके से जो उग जाता है उसको वो लोग काट के अपने इस्तेमाल के रख लेते हैं। बजाय इसके अगर हम देखें तो दुनिया में दूसरा जो नाम है वो है स्थानांतरणशील कृषि या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है वर्ल्ड में काफ़ी जो है जगह उपयोग होता है। भारत में भी ये दक्षिण भारत में, राजस्थान में भी कभी उपयोग किया जाता था, पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भारत में, और जहाँ पूरे विश्व में इनके अलग अलग नाम हैं। उत्तरी पूर्वी भारत में इसको जो है झूमिंग कृषि कहते हैं, राजस्थान में वालरा कहते थे और भील समाज इससे संबंधित था। बजाय इसके अगर अपन देखें विश्व स्तर पर तो इसके अलग अलग नाम हैं। अफ्रीका में, श्रीलंका में, फिलीपींस में, साउथ अमेरिका में जैसे चेना, मिल्पा और इस तरह के जो हैं नाम मिलते हैं। इस कृषि में केवल एक अंतर होता है प्राथमिक कृषि से कि जब तक भूमि में उर्वरता या फर्टिलिटी होती है तब तक उस पर कृषि की जाती है, और जैसे ही भूमि की उर्वरता समाप्त होती है उस जगह को खाली छोड़ के नए जो जंगल हैं उनको काट लिया जाता है और उसके ऊपर कृषि कार्य किया जाता है। भारत में जो जूमिंग सिस्टम है ये ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में, इसमें नागा, कुकी, इस तरह की जो जातियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड है और आज भी इस तरह की कृषि को वो प्रचलन में रखते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम देखते हैं घुमक्कड़शील पशुचारण या नोमड्स की बात करें कि नोमैडिक हार्डिंग, और ये विश्व के उन क्षेत्रों में है जहाँ वर्षा की मात्रा कम, समतल भूमि का अभाव और पाया जाता है, जिसके कारण से जो है ये रहने वाले लोग, इनकी ज़्यादातर जो इकोनॉमी है वो जानवरों पर रहती है। और ज़्यादातर इसका जो अगर हम हिस्सा देखें तो वो सेंट्रल एशिया में, ख़ास तौर से कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान और चीन का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, मंगोलिया है, और ये अरब के पठार तक विस्तृत है। इसमें ज़्यादातर जो जातियाँ एसोसिएटेड हैं उनमें कजाक, किर्गिज़, बद्दू, इस तरह की जो जातियाँ हैं वो पाई जाती हैं। और ये जो है जानवरों को पेट करती हैं, जिसमें इनका जो मेन पर्पज़ है वो इनके लिए है ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, मिल्किंग, मीट
और इसके कारण से जो है ये जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे की तलाश में रखते हैं। इनकी पूरी जो इकोनॉमी है इसी के ऊपर है। जब भी कभी दूसरी जातियों के साथ इनका संपर्क होता है, ये अपने गुड्स को, एनिमल गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। उसकी स्किन को ये टेंटिंग के लिए और ड्रेसिंग के लिए काम लेते हैं। उसके जो बोन्स हैं उनके लिए ये वेपन और ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। मिल्क और मीट जो है अपने फूडिंग के लिए लेते हैं। और जैसे आप देखें घोड़ा है, हॉर्स है या याक है या इस तरह के जो दूसरे जानवर हैं उनको ही अपने ट्रांसपोर्ट के लिए काम लेते हैं। डॉग्स है वो सिक्योरिटी के काम आते हैं। शीप और गोट्स जो हैं उनसे वूल भी लेते हैं। तो इस तरह से इनकी पूरी जो इकोनॉमी है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है एनिमल्स पर। और साथ ही ये जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करते हैं तो जब भी कभी इनको सूटेबल मौसम मिलता है वहाँ ये खेती कर लेते हैं और थोड़ा बहुत जो अनाज ये उगा पाते हैं उसको अपने सर्वाइवल के लिए काम लेते हैं। तो ये पहले जो 3 थे ये ज़्यादातर जो विश्व में या भारत में आदिवासी समाज है इनके द्वारा अपनाई जाने वाली कृषि के ये 3 भाग हैं। चौथे में हम देखते हैं कि ये विश्व के उन क्षेत्रों में है जहाँ जनसंख्या का अधिकतम जमाव पाया जाता है। और इस कृषि की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अधिक जनसंख्या के कारण इस कृषि के अंदर 2 विशेषताएं पैदा हो जाती हैं। एक तो ये है कि ज़मीन का अधिकतम भाग जो है कृषि कार्य करने के लिए उपयोग किया जाता है, और दूसरा इस कृषि का जो मेन उद्देश्य है वो है पेट भरना, क्योंकि जनसंख्या अधिक होने के कारण ये पेट भरने के लिए किया जाती है, और इसीलिए इसका नाम जो है सघन जीवन निर्वाहन कृषि है। अब इस कृषि को 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। जहाँ पर लगभग 75 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त होती है उस स्थान को जो है हम सघन जीवन निर्वाहन कृषि, अन्य फसल प्रधान जो है जिसमें चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो जौ हो, चाहे अन्य फसलें हो, वो पैदा किया जाता है। अगर इसके अतिरिक्त दूसरा हम देखें तो जहाँ 75% से अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है और उसमें जो है चावल जो है मुख्य कृषि के रूप में उगाया जाता है। भारत में बंगाल जहाँ पर 300 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त होती है वहाँ पर जो है ये अधिकतम 3 फसलें इसकी ओसमन बोरो के रूप में ली जाती हैं। तो ये सघन जो कृषि है जहाँ पैदा होती है वहाँ पर दुनिया का अधिकतम जनसंख्या का जमाव मिलता है, और इसी कारण इस कृषि का जो ज़्यादातर विस्तार है वो सिंध के जो डेल्टा है वहाँ से लेकर के और जापान तक, यानी दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया, इसमें विश्व का अधिकतम जनसंख्या जमाव पाया जाता है। और दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता कि ये दुनिया की महान नदियों का एक स्थल है जिसमें इंडस और उसका सिस्टम है, गंगा और उसका सिस्टम है, ब्रह्मपुत्रा उसका सिस्टम है, इसके साथ ही इरावदी, साल्वीन, मीकांग, मीनाम, यांगती, सीकियांग, ये जैसी बड़ी रिवर हैं जो अपने डेल्टाई क्षेत्रों में प्रतिवर्ष उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर धान की खेती अत्यधिक रूप से पैदा होती है। अकेला केवल एक थाईलैंड ऐसा देश है जो अपनी जनसंख्या से अधिक उत्पादन करता है। इसके पश्चात जो गेहूं वाला क्षेत्र है जहाँ भी 75% से कम, तो भारत में भी अगर हम देखें तो अगर मैं बंगाल से लेके और पश्चिम की तरफ जाऊंगा तो भारत में भी जो है ये 75% के बाद का जो एरिया कम वाला क्षेत्र है, या जहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध में जो है वर्षा प्राप्त होती है, वहाँ पर गेहूँ, जौ, ओट्स इस तरह की फसलें उत्पादित की जाती हैं। और लगभग संपूर्ण यूरोप में या मध्य एशिया में या अमेरिका में, जैसे आप जानते हैं प्रेरी, जिस्टेप्स, ये बड़े बड़े क्षेत्र हैं जहाँ पर गेहूँ और उसके दूसरे अन्य फसलें उत्पादित की जाती हैं। तो इस प्रकार जो सघन कृषि है इसमें ज़मीन का छोटा से छोटा भाग भी कृषि उत्पादन के काम लाया जाता है। इसके पश्चात मैं बात करूँगा भूमध्य सागरीय कृषि की। ये भूमध्य सागरीय जो कृषि है इसकी अपनी एक विशेषता है, और ये विशेषता ये है कि भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है उसका एक अपना जलवायु विशेष का एक क्षेत्र होता है। इसका जो स्थिति है वो 30 से 45 डिग्री महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में होती है, और भूमध्य सागर के चारों ओर के जो क्षेत्र हैं उसमें पश्चिमी एशिया, जिसमें टर्की, सीरिया, जॉर्डन, इज़राइल, इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं, इसके साथ अफ्रीका में इजिप्ट,
लीबिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, और दक्षिणी यूरोप के जो क्षेत्र हैं जिसमें पोर्टुगल, स्पेन, फ्रांस, ग्रीस और जो दूसरे क्षेत्र हैं इनमें, तो यहाँ पर जो है यहाँ की जो जलवायु की विशेषता है उसमें सर्दियाँ जो है वो आर्द्र होती हैं, यानी सर्दियों में बारिश होती है, और गर्मियाँ शुष्क होती हैं, जिसके कारण इस विशेष जलवायु में यहाँ सर्दियों में फसलों के रूप में गेहूँ और ओट्स का उत्पादन किया जाता है। अल्फा ग्रास पे जो है पशुपालन किया जाता है। इसके साथ ये क्षेत्र जो है खट्टे रसदार फलों के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम जलवायु रखता है। तो यहाँ पर जो है संतरा, मौसमी, इस प्रकार के जो फल हैं वो उत्पादित किए जाते हैं। इसके साथ ही जो है ये विश्व में सर्वाधिक जो अंगूर उत्पादन के लिए आदर्श अवस्थाएं हैं वो इसी क्षेत्र में हैं। इस तरह की जलवायु के जो दूसरे क्षेत्र हैं उनमें यूएसए का कैलिफोर्निया वैली, सेंट्रल जो चिली, उसके साथ ही हम देखते हैं तो दूसरा जो पार्ट आता है वो है अफ्रीका का केप रीजन, और ऑस्ट्रेलिया में साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। यहाँ सभी जगह भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, और यहाँ पर फल उत्पादन, गेहूँ और जो घास उगती है उसके आधार पर पशुपालन किया जाता है। और यहाँ विश्व का सर्वाधिक जैतून, ऑलिव और डेट यानी जो खजूर है उसका उत्पादन भी सर्वाधिक होता है। दूसरे क्षेत्रों में एप्पल और इनकी खेती की जाती है। तो इस प्रकार भूमध्य सागरीय जलवायु की अपनी एक विशेषता है, जिसके कारण ये एक विशेष प्रकार के कृषि क्षेत्र के रूप में सामने आता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर की, बागाती कृषि। इस कृषि का जो विकास है वो यूरोप में जब रेनेसा पीरियड था, पुनर्जागरण काल था, 15वीं शताब्दी में जो शुरू हुआ, और यूरोप की जनता जो विश्व के अन्य क्षेत्रों में जाने लगी अपने संसाधनों की खोज में, तो उसमें वो अपने साथ अपने क्षेत्र में काम आने वाली चीज़ों को उन्होंने उस क्षेत्रों में, जैसे जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने भारत में चाय का औद्योगिक रूप से उत्पादन शुरू किया। जहाँ दूसरी जगह गए वहाँ रबड़, गन्ना और कॉफ़ी, कोको, नारियल, तो इस तरह की जो फसलें थी इनका उत्पादन जो है वो उष्णकटिबंधीय और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होता है, जबकि इसका अधिकांश जो उत्पादन का जो उपयोग है वो यूरोप के उद्योग में होता था। और इन्होंने जो है कपास का या अन्य जो औद्योगिक फसलें जिनका मैंने बारे में बताया, इनका उत्पादन जो है उष्णकटिबंधीय और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में शुरू किया। इस कृषि में 3 विशेषताएं पाई जाती है। पहला प्रबंधन है, पूंजी है और सस्ता श्रमिक है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो कृषि उत्पाद है वो उसके क्षेत्रों में उत्पन्न होता है और वहीं से वो जो है एक्सपोर्ट के लिए भेज दिया जाता है। तो संपूर्ण कृषि जो है ये प्रबंधन पर ज़्यादा निर्भर करती है, पूंजी पर निर्भर करती है। इसमें अगर आप देखें तो भारत, श्रीलंका चाय के लिए, इंडोनेशिया, मलेशिया जो है वो रबड़ के लिए, या ब्राज़ील, कोलंबिया जो है वो कॉफ़ी के लिए, या अफ्रीका में देखें आप तो गिनी कोस्ट पर या कीनिया में इस तरह की जो है कृषि ज़्यादा उत्पादित की जाती है। इसके पश्चात जो कृषि आती है वो है डेयरी उद्योग। डेयरी जो है ख़ास तौर से जब जनसंख्या का जमाव बढ़ा तो कृषिगत उत्पादों में जो है दूध और उससे बने पदार्थों की आवश्यकता पड़ी, और इसके कारण जो है पशुपालन का विस्तार हुआ। तो पशुपालन के विस्तार के कारण जब दूध का उत्पादन में तेज़ी आई तो इसको एक विशेष जो है परिस्थिति में एक उद्योग के रूप में विकसित किया गया। और अगर हम देखें तो यूरोप का जो दक्षिण भाग है उसको छोड़ दें, वहाँ कम है, लेकिन उत्तरी भाग और पश्चिमी क्षेत्रों में जो है डेयरी का अत्यधिक विकास हुआ, जहाँ पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से जो है तैयार करके और जो है उनकी नस्लों में सुधार करके उनको दूध के लिए तैयार किया जाता है। वो अधिकतम जो है दूध की मात्रा और नस्ल सुधार में इनके लिए जो है काफ़ी प्रयास इस तरफ किए गए हैं। इसमें डेनमार्क, जर्मनी, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, अगर मैं कहूँ फ्रांस, जहाँ पर डेयरी का काफ़ी जो है पदार्थों का उपयोग, इसी तरीके से अमेरिका में जो ग्रेट लेक्स रीजन है उसके पास वाला जो क्षेत्र है वो अमेरिका का डेयरी उद्योग का क्षेत्र है। और यहाँ पर जो है जैसे दक्षिणी यूरोप में उत्पन्न होने वाली अल्फा ग्रास या प्रेरीज के जो
जो रॉकीज़ माउंटेन के जो ईस्टर्न साइड में जो घास उगती है उस पर जो पशुपालन किया जाता है उससे डेयरी है। भारत में भी पिछले कुछ समय में जो है सबसे पहली क्रांति दूध उत्पादन के लिए जो है अमूल के नाम से की गई थी, और उसके पश्चात जो है श्वेत क्रांति के रूप में भारत में किस प्रकार दूध के उत्पादन को बढ़ाया गया था। तो विश्व में जैसे न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका के अन्य क्षेत्रों में तो जो डेयरी उत्पादन है इसका अधिकतम उपयोग अधिकतम जनसंख्या करती है। तो जिस प्रकार परिवहन की सुविधाएं बढ़ी, एक्सपोर्ट भी बढ़ने लगा, इसके कुछ फॉर्म भी चेंज हो जाते हैं। जैसे आज इटली का चीज़ है वो पूरी दुनिया में जब पिज़्ज़ा का प्रसार हुआ तो जो है मोज़रेला चीज़ जो है यही डेयरी का प्रोडक्ट है जो संपूर्ण दक्षिणी यूरोप में उत्पादित होता है और वहाँ से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इस प्रकार जो डेयरी के प्रोडक्ट हैं वो किस प्रकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और किस प्रकार पशुओं को जो है दुधारू रूप से तैयार किया जाता है। इसके पश्चात मैं एक और विशेष जो कृषि के बारे में बात करूँगा वो है विस्तृत, वैज्ञानिक, व्यापारिक कृषि, अन्न उत्पादक कृषि, साइंटिफिक, एक्सटेंसिव, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। इस कृषि का जो विकास है वो पूर्णतया विज्ञान के ऊपर आधारित है और ये कृषि ज़्यादातर विश्व के उन क्षेत्रों में जो आधुनिक रूप में विकसित हैं के क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ वैज्ञानिक रूप से तकनीकी रूप से विकसित राष्ट्र जो है जिन्होंने अपना विकास अच्छे से किया है। और इन देशों की जो जनसंख्या है वो अत्यधिक कम है और यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता है वो अत्यधिक है, लेकिन उसके बावजूद भी जितने जो जनसंख्या है उसका अधिकांश भाग जो है उद्योग और उससे संबंधित कार्यों में जुड़ा हुआ है, जिसके कारण जो है कृषि में 5% से भी कम लोग संलग्न हैं। और ये जो कृषि है ये बाज़ार के लिए की जाती है, मार्केट ओरिएंटेड है। इसमें उत्पादन होने वाले जो ज़्यादातर प्रोडक्ट हैं वो उन देशों को निर्यात किए जाते हैं जिनका औद्योगिक रूप से इतना उत्पादन नहीं हो औद्योगिक रूप से वो सक्षम नहीं है या वो दुनिया के अर्ध विकसित या अविकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। और ये जो जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, रशिया या ब्राज़ील या अर्जेंटीना, ये ज़्यादातर जो है अपने कृषिगत पदार्थों का उत्पादन के बाद जो है ये इनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये विशेष तौर से जो है बाजार उन्मुख कृषि का एक रूप है जहाँ पर वैज्ञानिक नीति से जो है कृषि की जाती है। इसमें कृषि के लिए विभिन्न प्रकार की फसल, खेत तैयार करने से लेकर फसल को पैक करने तक उनके बीजों को सारा कार्य मशीनों से होता है, क्योंकि यहाँ जमीन की जो उपलब्धता है प्रति हेक्टेयर वो 500 से 600 हेक्टेयर से भी ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण जो है और जनसंख्या का न्यूनतम भाग कृषि में संलग्न होता है। तो ज़्यादातर जो कार्य है वो कृषि का मशीनों के द्वारा संपन्न किया जाता है। वैज्ञानिक रूप से जो अधिक उपज देने वाली किस्में हैं जिसमें हाई यील्ड वैरायटी शीट, उनका उपयोग किया जाता है। फसल में खरपतवार या बीमारियों के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स या जो है कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर आर्टिफिशियल जो है रेनफॉल का भी यूज जो है कृषि को बचाने के लिए, फसलों को बचाने के लिए किया जाता है। आजकल मॉडर्न टेक्निक में एग्रीकल्चर के अंदर जो है रिमोट सेंसिंग का भी, दूर संवेदन तकनीक का भी उपयोग इसके पैदावार को अच्छी करने के लिए भी होने लगा है। तो इस प्रकार संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक जो कृषि के रूप में हम देखते हैं, आधुनिक मशीनीकरण जो है उसका इस्तेमाल होना या अन्य जो साधन है उनका इस्तेमाल होना, और इसी के कारण से इस कृषि का जो विकास है वो विश्व के सबसे सर्वाधिक जो विकसित राष्ट्र हैं उनके अंदर हुआ है। और ये बाज़ार के लिए है और कृषि जो है, इसके अतिरिक्त मैं चर्चा आपसे बाद में करूँगा, आज के लिए इतना ही है। लेकिन जो अन्य प्रदेश हैं उसमें जो है मिश्रित कृषि, जो जीवन निर्वाह मिश्रित कृषि है, साथ ही जो वैज्ञानिक विस्तृत कृषि है उसमें भी मिश्रित कृषि पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो बागवानी कृषि, जिसको हम मार्केट गार्डनिंग या हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं, इन कृषि के बारे में हम नेक्स्ट व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तो आज आपको उम्मीद करता हूं कि ये जो विटलसी ने पूरी विश्व कृषि को सम्मिलित किया है 13 प्रदेशों में, उनमें से हमने कुछ पे बात की है। और ये बड़ा एक जो है
स्पष्ट है कि विश्व के जो कृषि प्रदेश है वो अपने आप में एक सुस्पष्ट अपना क्षेत्र रखते हैं। थैंक्स अ लॉट।